everyone. I am here with science practice set number 2 for UP grade recruitment. So here we go. Question number 1. The source of oxygen liberated as byproduct during photosynthesis is glucose, water, chlorophyll, carbon dioxide. I will give you 10 seconds to note down your answer. So its right answer is water. Okay, so its right answer is water. Let me explain this. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस. इसमें क्या होता है, वाटर स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है एज बाई प्रोडक्ट. मैं रिएक्शन लिख दे रही हूँ. 6 CO2 plus 6 H2O. ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए मैं ये वाला सिंबल यहाँ पे रख रही हूँ. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है. हमें क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस 6O2. यही क्या ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये वाटर जब स्प्लिट हो रहा है उसकी वजह से. तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा, वाटर. यहाँ पे एनर्जी हीट जो लग रही है, सनलाइट, ये सारी चीज़ें. ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, और ये क्या है, ग्लूकोज. तो ये ऑक्सीजन हमें एज ए बाई प्रोडक्ट मिला है, और इसमें ये रिएक्शन थाइलेकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें होती है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर. यानी कि द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज वाटर. Moving towards next question. The component of blood that prevents its clotting in intact blood vessels is thrombin, heparin, hemoglobin, antibody. Its right answer will be heparin. हेपरिन क्या है, एक नेचुरली ऑकर होने वाला एंटीकोगुलेंट है. जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो रक्त को पतला करने वाला पदार्थ जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है. तो ये क्या करता है, हमारी अननेसेसरी क्लॉटिंग जो हो जाती है ब्लड में, ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये उन्हें प्रिवेंट करता है. और ये मेनली बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल इनमें प्रोड्यूस होता है. तो
तो ये अननेसेसरी क्लॉटिंग हमारे ब्लड में जो होती है, ब्लड वेसल्स में, उसको प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। अननेसेसरी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से जो ब्लड कलेक्ट होने की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वो नहीं हो पाती हैं। अगर ये किसी की बॉडी में कम बन पा रहा है, तो अगर हमारा ब्लड पतला नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये हेपरिन इसका राइट आंसर है। Question number 3 is islets of Langerhans are present in pancreas, liver, heart, stomach. Its right answer is pancreas. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होते हैं? टाइनी क्लस्टर्स होते हैं, या हम बोले कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जो पेनक्रियाज में होते हैं। इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, जैसे अल्फ़ा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं। अब पेनक्रियाज क्या करता है? 2 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। तो ये क्या, अल्फ़ा सेल्स जो हैं, अल्फ़ा सेल्स ये ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, और बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन। तो ये इफ़ यू आर लिसनिंग दिस वर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन दिस इज़ द राइट आंसर, दैट पेनक्रियाज में ये प्रेजेंट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ CO2, 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 16 ग्राम ऑफ N2। इसको थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए मैं बताती हूँ, अगर आपने कर लिया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं इसको थोड़ा अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि वहाँ पे इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो इसमें हमें गिवन मास जो कि 16 सबका हमें दे रखा है, अपॉन में उसका मोलर मास रखेंगे। जो हम अलग से निकालते हैं उसमें जितने भी एटम्स हैं और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे 4 हाइड्रोजन हैं तो 4 टाइम्स ऐसे करके, अभी मैं दिखाऊंगी निकालना। मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, और लास्ट में नंबर्स पर मॉलिक्यूल, नंबर्स पर मॉलिक्यूल। तो इसमें सबसे पहले क्या है? 16 ग्राम ऑफ CH4,
16 ग्राम ऑफ CH4। इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? C कितने हैं कार्बन? 1, तो यानी कि 12 इंटू C का एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास 12 हो गया, और C मतलब है कितने कार्बन? 1। और इसके बाद हाइड्रोजन का करेंगे तो ये एटॉमिक मास इसका 1 होता है, और ये 4 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 4। ये मैं मोलर मास निकालना बता रही हूँ, ऐसे ही सबका निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो यहाँ पे मोल्स निकालेंगे जब, तो ये 16/16 यानी कि 16 तो हमें दे रखा है, और ये इसका यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास ही तो मोल्स होते हैं। तो गिवन मास में 16 था, और मोलर मास जो हमने निकाला है वो भी 16 निकाला है, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 1। अब एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, तो ये 1 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के, यानी कि टोटल 5 एटम है 1 मॉलिक्यूल में। तो अब टोटल निकालेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर को करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, और साथ में इसका ये एवोगैड्रो नंबर जो है वो सेम आ जाएगा। तो इसको बाकी का कैलकुलेट करने से पहले हम और बाकी सभी का देख लेंगे। तो ऐसे करके इसमें जो ऑप्शन बी है 16 ग्राम ऑफ CO2, उसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1 के आसपास में निकलेगा। जैसे बाद का आप इसको हटा दीजिए, जैसे एवोगैड्रो नंबर हटा दीजिए, तो उसका आगे कितना आ रहा है? 5। ऐसे ही CO2 का अप्रॉक्स में आएगा 1। ऑप्शन सी में जो O2 है उसका भी अप्रॉक्स में 1 ही कुछ आएगा, और N2 का भी 1.14 समथिंग करके आएगा कुछ। सबके अप्रॉक्स में इतने ही आएंगे, लेकिन इसका 5 आएगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH4। एक मैंने निकालना बता दिया है कैसे निकलेगा, इसी से आप बाकी सबका भी निकाल लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 ग्राम ऑफ CH4। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मेटल M does not liberate hydrogen from acid but reacts with oxygen to give a black color product. Identify M। अब ये Cu है या Mg है, Ca है या Na। इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu यानी कॉपर। कॉपर लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसलिए ये हाइड्रोजन को इसके एसिड से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो जब ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब कि ये डाइल्यूट HCl या फिर
H2SO4 से ये रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि कॉपर क्या है, जबकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो और स्पेशली जब हम हीट करते हैं तब कॉपर से रिएक्ट हो जाता है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है। और जब उससे रिएक्ट होता है तो ये कॉपर जिसकी वैलेंसी सेकेंड होती है उसकी ऑक्साइड बना लेता है। इसकी रिएक्शन होती है 2Cu प्लस O2 2CuO। जो ये बना कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होगा। यही क्वेश्चन में हमें हिंट दी गई है कि जब हाइड्रोजन ये होता है तब ये एसिड से इसको नहीं हटा पाता, यानी कि जो भी मेटल M है वो जब हाइड्रोजन से रिएक्ट होती है तो उस समय ये इसके एसिड से नहीं हटा पाती इसको। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये ब्लैक कलर का कुछ प्रोडक्ट देती है, तो M क्या होगा। तो ये ऐसी कंडीशन किसी से भी मैच नहीं हो रही, बस Cu से हो रही है। तो ये अब इसको लर्न करने की एक ट्रिक क्या है, कॉपर इज काम विद एसिड बट टर्न्स ब्लैक विद एयर। इसका मतलब हो गया कि कॉपर जो है वो एसिड के साथ तो शांत रहता है, सही रहता है, लेकिन एयर के साथ ये काला पड़ जाता है। ये बात आपने अपने घर में भी नोटिस की होगी कि आपके घर में जो भी कॉपर के पॉट वगैरह हैं उनमें आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा बाहर रखे रहते हैं तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो हमें उनकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती है। Question number 6 is, if 4/3 and 3/2 be respectively the absolute refractive index of water and glass, then the refractive index of glass relative to water is 4/3, 9/8, 3/4, 8/9। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, तो आप एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताती हूँ। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। गिवन क्या है हमें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमें कितना दिया है 4/3, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो कितना दे रखा है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू वाटर। अब रिलेटिव टू वाले ऐसे करके लिखते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली, और कुछ ज़्यादा टफ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3/2/4/3। अब फर्स्ट का फोर्थ से करते हैं, सेकंड का थर्ड से करते हैं मल्टीप्लाई। तो मैथ्स में सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9/8।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P, F and A represents pressure, force and area respectively, then vector P is equals to vector F upon A, P is equals to F upon A, P is equals to vector F upon A, और P is equals to vector F by vector A। ये तो बहुत सिंपल है, ये इसको मैं फटाफट बता देती हूँ। इसमें क्या है कि प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से और फोर्स को F से, एरिया को A से। आप ये ऑप्शंस देख के भी समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है, बस F और A ऐसे लिखना है। अब कंफ्यूजन क्या सिर्फ हो रही है कि वेक्टर कहाँ लगाना है, लगाना भी है या नहीं लगाना है। तो देखिए P यानी कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एरिया भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, F एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं पूछा उन्होंने, तो इसलिए हम इस वेक्टर साइन को निगलेक्ट करते हुए ऑप्शन बी को टिक करेंगे, दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 8, if the momentum of body increases from 10 unit to 25 unit in 5 seconds, then working force acting on it is 3 unit, 2 unit, 4 unit, 1 unit। ये सारे आज न्यूमेरिकल टाइप के ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पर इसमें क्वेश्चंस जो भी हैं सारे मिक्स हैं। आप जितने क्वेश्चन को छू कर निकलते हैं, आप ये समझिए कि उतने कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना मोमेंटम इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज इन मोमेंटम, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल्टा पी से। तो जो बड़ा वाला है यानी कि ज़्यादा वाला मोमेंटम है, उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। अपने हिसाब से आप P2 P1 कुछ भी नेम रख लीजिए। यानी कि 25 यूनिट जो था उसमें से 10 यूनिट्स को माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा 15 यूनिट्स। 15 यूनिट मिलेंगे। और टाइम इंटरवल क्या है? टाइम इंटरवल यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से, ये हो जाएगा 5 सेकेंड्स। तो अब हमें वर्किंग फोर्स पता करना है। रिप्रेजेंट करेंगे F से, डेल्टा P बाई डेल्टा T। 15/5 दैट इज 3 यूनिट। सो इट्स राइट आंसर इज 3 यूनिट। Moving towards next question, question number 9. Rutherford's alpha particles scattering experiment resulted into discovery of electron, nucleus, atomic mass, proton। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सॉल्व करना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अल्फा पार्टिकल्स जब इन्होंने इसकी मतलब लाइट गई थी जब, उस टाइम पे यहाँ पे गोल्ड फॉयल ऐसे इन्होंने लगाया था, और जब ये पार्टिकल्स गए थे तो इन्होंने नोटिस किया था कि यहाँ पे मतलब जैसे इन्होंने, ये क्या है, थिन गोल्ड फॉयल है,
जब ये अल्फ़ा कण इन्होंने इस पे फेंके तब इन्होंने क्या नोटिस किया कि जैसे ये पार्टिकल गए, कुछ सीधे निकल गए, ये साइड वाले सारे सीधे निकल गए, अब कुछ बीच वाले थे वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होने लगे, यहाँ तक आ रहे हैं, कुछ अलग अलग एंगल्स पे, जैसे आए ऐसे, कुछ ऐसे, सेम इधर भी हो रहा था, इस टाइप का डिफ्लेक्शन इन्होंने देखा। और कुछ तो बिल्कुल मतलब जाके और वापस बाउंस बैक हो रहे थे, सेम जिस पाथ पे वो जा रहे थे उसी पाथ से वापस आ जा रहे थे। तो इसका मतलब इन्हें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ चीज़ है सॉलिड या डेंस जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि बाकी सारा स्पेस तो खाली है पर कुछ चीज़ यहाँ सॉलिड बीच में है जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ सेम पाथ पे जाते हैं और सेम पाथ से वापस आ जाते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी से कंक्लूजन निकाला, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला, द एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, यानी कि इस एटम के पास मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। All positive charge and mass is concentrated in a small dense region. जितना भी चार्ज है और मास है वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो रखा है एक डेंस रीजन में, जिसका नाम दे दिया इन्होंने न्यूक्लियस। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। Question number 10 is, which one of the following is not a heterogeneous mixture? Smoke, milk, jelly, air. Its right answer is एयर। इसका राइट आंसर एयर हो जाएगा क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिससे मतलब जिसे हम या तो देख पाते हैं या तो नेक्ड आई से देख लेते हैं, नहीं तो माइक्रोस्कोप वगैरह लगा के अगर हम उन्हें देखते हैं तो उनके जो अलग अलग फेजेस या उनके अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं हमें वो दिखाई देते हैं। तो यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं इसमें। और होमोजीनियस में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, होमोजीनियस में होते हैं, हेट्रोजीनियस में नहीं होते। यूनिफॉर्मली मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब इसमें हमें फेजेस दिखाई देते हैं और इसमें फेजेस नहीं दिखाई देते। जैसे कि स्मोक है तो स्मोक क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कार्बन वगैरह जो गैस प्रेजेंट होती हैं वो उसका मिक्सचर होता है। तो स्मोक जब कहीं भी होता है तो वो जगह में दिखती है साफ साफ। तो यानी कि स्मोक क्या है कि एक सॉलिड पार्टिकल्स का मिक्सचर है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क क्या है, टेक्निकली मिल्क इज़ अ कोलोइडल सोल्यूशन, ये कोलोइडल सोल्यूशन होता है लेकिन वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ही अंदर में आता है। ये इसके जो होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वाटर में, वो माइक्रोस्कोप के अंदर इसके अलग अलग फेजेस जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो वैसे तो इसको हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, पर अभी यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात चल रही है तो इसको हम ये कंसीडर कर लेंगे। और जेली क्या होती है, ये भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉलिड इन लिक्विड है। ये कौन सा टाइप है, सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड में सॉलिड मिला दिया गया है तो जेली बनी है। पर एयर जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सारी गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और हम किसी का भी फेज या पार्टिकल सेपरेटली ऐसे देख नहीं सकते। ये ऐसा थोड़ी ना होता है एयर में कि हम जब देखते हैं तो ये रही हाइड्रोजन निकल के गई अभी बगल से, हमारे सर पे ऑक्सीजन है, बगल में नाइट्रोजन है, तो हम उसको यूनिफॉर्मली इतना ज़्यादा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो सेशन था वो इन्हीं 10 क्वेश्चन से कंप्लीट हुआ। अब आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू हैव गॉट राइट, एंड अपने मार्क्स भी शेयर जरूर करिएगा, आपको 10 आउट ऑफ कितने स्कोर किया है आपने। एंड थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी टुडे। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।